पार्ट 7 ये आखिरी पार्ट है इस बुक का। इसमें 7 चैप्टर्स हैं जिसके बाद बुक ख़त्म हो जाएगी। शुरू करें फिर। एडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। चैप्टर 46 स्टॉक ऑप्शन वारंट्स। स्टॉक ऑप्शन वारंट्स को मैं वारंट्स बोल लूँगा या फिर ऑप्शंस बोल दूँगा, मतलब सबका एक ही है। ऑथर बोलते हैं जब वारंट्स फिनेंशियल मार्केट्स में आए थे तो वो बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक के साथ एक अटैच्ड फीचर हुआ करता था। वो एक स्टॉक खरीदने का फीचर हुआ करता था। फिर कुछ टाइम बाद वारंट्स इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी भी बन गए, खुद में ही अलग से भी बिकने लग गए। वो वारंट्स अलग से मेनली इसलिए इशू होते थे ताकि जो अंडरराइटर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं और कंपनी की मैनेजमेंट है उनको कंपेंसेट कर सकें। अंडरराइटर्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बोलते हैं। जब भी कोई कंपनी स्टॉक इशू करती है तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उसकी पब्लिसिटी करते हैं और उस कंपनी को बोलते हैं कि हम आपकी स्टॉक को बिकवा देंगे, हम बायर्स ढूंढेंगे आपकी स्टॉक के लिए। उसकी पब्लिसिटी करके बायर्स खड़े कर देंगे हम। और प्रोमोटर और मैनेजमेंट तो कंपनी के ही होते हैं, तो उन्हें भी स्टॉक ऑप्शन वारंट मिलते हैं। तो जब हम सीनियर सिक्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने स्टॉक ऑप्शन वारंट्स के बारे में डिस्कस किया ऑलरेडी। इस चैप्टर में हम उन्हें एज अ इंडिविजुअल सेपरेट सिक्योरिटी स्टडी करेंगे। 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सा डिस्क्रिप्शन उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या सिग्निफिकेंस है इनकी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो क्या होता है ये वारंट? जिस बंदे के पास भी वारंट होता है उसके पास एक राइट होती है स्टॉक को खरीदने की, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किस तरह की स्टॉक खरीद सकता है, कॉमन स्टॉक खरीद सकता है या प्रेफर्ड स्टॉक खरीद सकता है। यूजुअली कॉमन स्टॉक ही होता है। टर्म्स में अमाउंट भी होता है, मतलब कितनी स्टॉक्स खरीद सकते हैं आप एक वारंट के बदले। फिर ड्यूरेशन कितनी है उस वारंट की, कितने साल तक वो प्रिविलेज आपको अवेलेबल है, मतलब 3 साल चलेगा वो या 5 साल चलेगा, और क्या प्राइस पे आप वो स्टॉक खरीद सकते हैं, और मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश में पेमेंट होगी या किसी और स्टॉक के बदले ये वाली स्टॉक मिल जाएगी। और वारंट्स कॉमन स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड होते हैं मार्केट में। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं वारंट का जो कि परपेचुअल नेचर का था, मतलब वो कभी एक्सपायर नहीं होने वाला, हमेशा के लिए वैलिड है वो। वारंट होल्डर कॉमन स्टॉक 25 रुपये पर शेयर पे खरीद सकता था, या तो कैश पे करके या फिर प्रेफर्ड स्टॉक के बदले, जो कि 100 पार वैल्यू की थी। तो 1939 में कॉमन स्टॉक का प्राइस था 8 रुपये, प्रेफर्ड स्टॉक का प्राइस था 17 रुपये। तो वारंट्स की वैल्यू थी वो कैसे थी, एक वारंट की वैल्यू प्लस 1/4 प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू एक कॉमन स्टॉक। इससे आपको एक वारंट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो पॉजिटिव है तो वारंट इन द मनी है, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। फिर ऑथर बताते हैं सब्सक्रिप्शन राइट्स होते हैं जो, और वारंट्स होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। सिमिलर इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन राइट है या वारंट है तो यानी कि आपके पास एक राइट है स्टॉक को खरीदने की। लेकिन फिर ऑथर फ़र्क बताते हैं उनमें क्या है। मेन डिफरेंस ये है, वारंट्स की वैलिडिटी लंबी होती है और सब्सक्रिप्शन राइट्स की वैलिडिटी छोटी होती है। मतलब सब्सक्रिप्शन राइट इसलिए इशू किए जाते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज हो जाए। जब कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है ना, तब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई अगर ये जो एडिशनल शेयर मैं इशू कर रहा हूँ ये तुम खरीद सकते हो, नहीं तो फिर मैं नए शेयर होल्डर्स को दे दूंगा। क्योंकि कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म नेचर होती है उनकी। और जो इनका एक्सरसाइज प्राइस होता है वो स्टॉक के मार्केट प्राइस से कम होता है, ताकि जो होल्डर हैं सब्सक्रिप्शन राइट के वो एक्सरसाइज करें उसे। जबकि वारंट्स का वैलिडिटी लंबी होती है और परचेज प्राइस होता है, जो एक्सरसाइज प्राइस होता है वो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है स्टॉक के। और वारंट्स ऐसे इशू होते हैं, कंपनी की कोई फाइनेंशियल नीड्स नहीं होती जिस टाइम वो इशू किए जाते हैं। वारंट्स ये सोच के इशू किए जाते हैं कि शॉर्ट टर्म में एक्सरसाइज ना करे उन्हें कोई। फिर ऑथर बताते हैं क्या पर्पस होता है वारंट्स को इशू करने का। एक तो सीनियर सिक्योरिटी के साथ अटैच कर देते हैं उन्हें, तो जो सीनियर सिक्योरिटी होल्डर है उसको एक एडिशनल प्रिविलेज मिल जाता है जो कि उसे अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा, जो अंडर राइटर्स होते हैं उनकी कंपेंसेशन के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि जो अंडर राइटर्स होते हैं वो काम करते हैं आपकी स्टॉक लोग सब्सक्राइब करें इस बात का, उसकी पब्लिसिटी वगैरह करते हैं, तो बदले में उनको ये मिलता है। और प्रमोटर्स और मैनेजमेंट को तो मिलते ही हैं, आपको पता ही होगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन देते रहेंगे। और फिर मर्जर और रीऑर्गेनाइजेशन में भी इशू किए जाते हैं। कॉमन स्टॉक जब इशू होती है उसके साथ भी अटैच होते हैं कई बार, और अलग से भी इशू होते हैं कैश के लिए। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ऑथर बोलते हैं ब्रॉडली जो वारंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो लो प्राइस्ड कॉमन स्टॉक की तरह ही होते हैं, क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। और जो वारंट होते हैं वो एक तरह से आप सट्टा लगा रहे हैं कंपनी के बिजनेस पे कि ये फ्यूचर में अच्छा करेगा। ये स्पेकुलेटिव नेचर के होते हैं
और इनकी अट्रैक्टिवनेस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो क्वालिटेटिव एलिमेंट होता है, एक क्वांटिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट में है किस प्रकार का बिजनेस है, क्या नेचर है बिजनेस की और कितना चांस है उसका इम्प्रूव होने का फ्यूचर में। और क्वांटिटेटिव एलिमेंट जो होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इशू की और प्राइस क्या है वारंट का, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस पे। क्वालिटेटिव एलिमेंट में उधर बोलते हैं कि वो ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आने वाले सालों में कौन सा बिजनेस बढ़िया परफॉर्म करने वाला। लेकिन ऑथर ये बताते हैं इसमें वैल्यू तब रियलाइज़ होती है जब अर्निंग्स इंक्रीज हों कंपनी की, मतलब कुछ चेंज होना चाहिए। स्टेबिलिटी के बजाय चेंज पे फोकस रहता है। जब कुछ चेंज होगी फ्यूचर में तभी वारंट का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। जैसे ऑथर एग्जांपल देते हैं 1928-29 में यूटिलिटी कंपनीज के वारंट्स बहुत पॉपुलर हुए थे। इसलिए नहीं कि यूटिलिटी कंपनीज होती हैं जो वो काफ़ी स्टेबल बिजनेस होता है उनका, बल्कि इसलिए लोग एज्यूम कर रहे थे कि उनकी अर्निंग्स इंक्रीज होती रहेंगी कॉन्टीन्यूसली फ्यूचर में, मतलब चेंज पे फोकस था लोगों का। और ऑथर बोलते हैं कि मैं एश्योरेंस से नहीं बोल सकता कि कौन सा बिजनेस फ्यूचर में अच्छा करने वाला है। ऑथर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं इस मामले में। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि अगर जो इंडिविजुअल स्पेकुलेटर है अगर उसके कुछ पर्सनल ओपिनियन है या प्रेफरेंसेस हैं तो वो उसके लिए लॉजिकल है उनको फॉलो करना। लेकिन ऑथर पर्सनली फील करते हैं कि मैं कोई जनरल रूल नहीं बता सकता कि कौन सा बिजनेस बेहतर परफॉर्म करने वाला है और कौन सा नहीं करने वाला है आने वाले सालों में। फिर क्वांटिटेटिव एलिमेंट में आते हैं तो जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है वो है लो प्राइस होना चाहिए वारंट का, क्योंकि तभी स्पेकुलेशन हो पाएगी ना। कम प्राइस होगा तो परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा होगा अगर थोड़ा भी चेंज अर्निंग्स में आए। लॉन्ग ड्यूरेशन एक डिज़ायरेबल क्वालिटी है, जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा वारंट एक्सरसाइज करने का उतना ही अच्छा है आपके लिए, उतना ही ज़्यादा चांस है कि स्टॉक प्राइस वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर पाएँ उसे। फिर है परचेज प्राइस क्लोज टू द मार्केट। तो जो एक्सरसाइज प्राइस है वो मार्केट प्राइस के जितना पास होगा उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मार्केट प्राइस फिर जल्दी पहुंच जाएगा ना एक्सरसाइज प्राइस तक। और दूसरा जो प्राइस ऑफ वारंट है ऑथर ने बोला है वो लो होना चाहिए, खुद से भी लो होना चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू भी, और रिलेटिव टू प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक भी कम होना चाहिए वो। फिर बात करते हैं कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर की, उसमें क्या अहमियत होती है वारंट्स की। ऑथर बोलते हैं बिजनेस की जो फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स हैं उनका बेनिफिट सिर्फ स्टॉक होल्डर्स को ही मिलना चाहिए। एक्चुअल में उन्हीं का हक है उस पर, क्योंकि वही लोग अपना पैसा डाल रहे हैं बिजनेस में और अपनी कैपिटल को रिस्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर लॉस होगा तो सबसे पहले उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन जो ये वारंट्स होते हैं ये कॉमन स्टॉक होल्डर से कुछ वैल्यू छीन लेते हैं कॉमन स्टॉक की। जैसे ऑथर ने एक फॉर्मूला बताया, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ वारंट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक अलोन। मतलब अगर वारंट्स नहीं होते तो कॉमन स्टॉक की जो वैल्यू होती वो किसके इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक जब वारंट्स हैं प्लस वैल्यू ऑफ वारंट्स। वारंट्स आपकी अर्निंग्स को डाइल्यूट करते हैं क्योंकि जब भी वो एक्सरसाइज होंगे ईपीएस कम हो जाएगा अगर अर्निंग सेम है तो। ऑथर के हिसाब से वारंट्स एक ऑब्जेक्शनेबल और बहुत ही डेंजरस डिवाइस है जो कि इनडायरेक्टली कॉमन स्टॉक होल्डर का नुकसान करता है। और कॉमन स्टॉक होल्डर हैं वो इस चीज़ को न्यूट्रल तरीके से देखते हैं और ये नहीं रियलाइज़ करते कि इनकी इशुएंस की वजह से उनकी कॉमन स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। और वारंट्स बोनस के तौर पे कंपनी की मैनेजमेंट को और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को कंपेंसेशन के तौर पे दिए जाते हैं, जिससे कॉमन स्टॉक होल्डर की वैल्यू वो छीन रहे हैं। फिर फाइनली ऑथर बोलते हैं ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई सही से मैनेज्ड बिजनेस है उसको एडिशनल स्टॉक इशू करने की सिर्फ तब ज़रूरत है जब उसे पैसे की ज़रूरत है। और उस केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो सब्सक्राइब कर सकें उस ऑफरिंग का अगर वो चाहें तो। अगर वो नहीं चाहते तो फिर नए शेयर होल्डर को दे दो, वही जो सब्सक्रिप्शन राइट्स की हमने बात की थी। लेकिन स्टॉक ऑप्शन वारंट इशू करके आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप अननेसेसरीली वो चीज़ को इशू करके उनको राइट दे रहे हो, तो ये बहुत ही नॉनसेंसिकल चीज़ है ऑथर के हिसाब से।